Today we will discuss about the chapter number 10 NCERT सर्कल्स। और इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब तक आपको प्रीवियस सर्कल्स की नॉलेज अगर नहीं है जो 9th क्लास के अंदर है तो तब तक आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आते हैं, उनकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर सर्कल का वीडियो बनाइए। क्योंकि मुझे मालूम है उनको सर्कल का वीडियो क्यों चाहिए, क्योंकि उनको प्रीवियस नॉलेज नहीं है। 9th क्लास का जब तक आपको सर्कल क्लियर नहीं होगा तब तक आप 10th क्लास के सर्कल को क्लियर नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले मेरे 9th क्लास के वीडियोस को जाके देखें और उसमें सर्कल्स की जो भी थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, उसको जाके गो थ्रू होइए वीडियोस पर। और मेरे चैनल का नाम है अल्फ़ा प्लस ट्यूटोरियल्स, आपको इजीली अवेलेबल होगा। और 10th क्लास का जो सर्कल है आज मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है और इसमें मैक्सिमम आई थिंक 2 थ्योरम्स हैं। उन 2 थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट होता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं 9th क्लास की थ्योरम से भी कनेक्ट कर देते हैं। अब आपको 9th क्लास की थ्योरम नहीं आती तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेट स्टार्ट कि हम 10th क्लास के सर्कल को कैसे डिस्कस करेंगे। और 10th क्लास के सर्कल के बाद मैं इन शॉर्ट 9th क्लास की थ्योरम्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा आज मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल्स की। तो देखिए पहला टॉपिक मैं बोलता हूं कि व्हाट इज़ सर्कल। सर्कल क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर गोल गोल ये क्या है यार, गोल गोल कुछ नहीं होता है। गोल गोल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट सर्कल क्या होता है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन पता होना चाहिए। गोल गोल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट वो सर्कल की डेफिनेशन नहीं है। देखो किसी भी बहुत सारी डेफिनेशन ऐसी होती है जो थोड़ी बाउंडेड डेफिनेशन होती है, मतलब कुछ कंसीडर्ड चीज़ों को लेकर बनाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ लोकस। लोकस क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चों को लोकस ही नहीं पता होता है तो फिर सर्कल की डेफिनेशन कैसे देंगे। देखें, अगर किसी प्लेन पे आप बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं और मिलाने के बाद अगर ये इस तरह फिगर बनता है तो ये सबसे पहले एक लोकस है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल डिफाइंड फिगर है और इस लोकस का नाम क्या है, लाइन। तो इसी तरह सर्कल भी एक क्या होना चाहिए, लोकस होना चाहिए, वो भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। अगर मैं बोल दूँ ये क्या है तो ये ज्योमेट्रिकल डिफाइंड फिगर नहीं है, तो ये लोकस भी नहीं है। तो इसलिए इसके बारे में मैं आपको देखिए लोकस के थ्रू कैसे डेफिनेशन दी जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर्कल का लोकस बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट लीजिए। दिस पॉइंट इज़ नोन एज फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट लीजिए P, और ये डिस्टेंस आप मेज़र करके एक और पॉइंट लीजिए Q जो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, और पॉइंट लीजिए R वो भी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। इस तरह से आप इसके चारों तरफ इक्वल डिस्टेंसेस पर कितने पॉइंट्स ले सकते हैं आप। तो आई होप सो आपको मालूम है कि इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हैं। और यहाँ से ये डिस्टेंसेस सभी क्या होंगी, आपस में इक्वल होना चाहिए। और इस इक्वल डिस्टेंस को हम बोलते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस। तो अगर आप इन इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाएंगे तो उससे एक लोकस मिलेगा, और उस लोकस का ज्योमेट्रिकल जो फिगर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, सर्कल। तो हम कह सकते हैं कि सर्कल इज़ अ लोकस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, एंड फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस तरह से आप सर्कल की क्या दे सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपने जो कंडीशन मानी है, जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट है और आप कांस्टेंट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, अब कांस्टेंट डिस्टेंस पे आपने बहुत सारे पॉइंट ले लिए तो इससे जो लोकस मिला वो सर्कल हो गया। अब मान लो एक पॉइंट आपने यहाँ पे ले लिया, यहाँ नहीं लेकर यहाँ पर ले लिया आपने, दूसरा जो है यहाँ पर ले लिया, तीसरा यहाँ पर ले लिया, तो इससे आपका फिगर कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो ये किसी सर्कल को या ज्योमेट्रिकल फिगर को डिफाइन नहीं करेगा। तो सर्कल की फिक्स डेफिनेशन क्या है कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट and at a constant distance. Fixed point is known as the center of the circle and constant distance is known as the radius of the circle. I hope so कि सर्कल की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको सारी चीज़ें बेसिक से पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। गोल गोल सर्कल नहीं होता है मेरे भाई, गोल गोल नहीं बोलना है इसको। देखिए अब सर्कल के बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्कल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कल, देखिए टाइप्स ऑफ सर्कल क्या होते हैं। आपके पास मान लो 2 सर्कल है, एक का सेंटर C1 है, दूसरे का सेंटर कितना है, C2 है।
और इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस कितनी है r2। अगर इसमें कंडीशन ये है कि r1 बराबर है r2 के बट c1 इज़ नॉट इक्वल टू c2, कहने का मतलब ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस सेम बट सेंटर कोइंसाइड नहीं करते, सेंटर अलग अलग होते हैं, तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कौन से सर्कल बोलेंगे इन्हें? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। जिनकी रेडियस डिफरेंट हो और जिनकी रेडियस इक्वल हो और सेंटर क्या हो? डिफरेंट हो, ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब इसका उल्टा, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो और रेडियाई अलग अलग हो, रेडियस क्या हो? अलग अलग हो। इसकी रेडियस r1, इसकी r2, इसकी r3, तो यहाँ हम नोटिस करेंगे कि r1 लेस देन r2 लेस देन r3, तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो इसका उल्टा है, सेंटर डिफरेंट सेंटर सेम, रेडियस सेम रेडियस डिफरेंट, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं कि थर्ड टाइप का सर्कल कौन सा होगा? ऐसे सर्कल, ऐसे दो सर्कल जो एक दूसरे को ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एक सर्कल और बना सकता हूँ मैं, ऐसे दो सर्कल जो एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे टच करते हैं, सिंगल पॉइंट पर टच करते हैं, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं टचिंग सर्कल। कौन से सर्कल बोलेंगे इन्हें? टचिंग सर्कल। अब देखिए, ये तो आपके हो गए 3 टाइप के सर्कल। इसके बाद 4 टाइप का सर्कल आपको मैं बता देता हूँ कि 4 टाइप का सर्कल कैसे होता है। देखिए, अब टचिंग सर्कल ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लो ये एक सर्कल ये है, इसका सेंटर C1 है और दूसरा इंटरनली भी टच कर सकता है इसको C2, तो ये भी कैसे सर्कल हैं? टचिंग सर्कल है। ये 9th क्लास में मैं डिटेल में मैंने बात करी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। टचिंग सर्कल एक्सटर्नली भी हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है। 3 सर्कल भी टचिंग हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल है, ये थोड़ा इस तरह बना दें आप, ये भी, इनके सेंटर अलग अलग। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 9th क्लास के अंदर, मैंने बहुत डिटेल में इनके ऊपर बात करी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वीडियोज़ में जाकर देखिए। फ़िलहाल अभी हम बात करेंगे 4 टाइप के सर्कल की। देखिए, ऐसे 2 सर्कल जो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट करते हैं या टच करते हैं, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल। और जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वहाँ से अगर मैं ये पॉइंट को पॉइंट से मिला दूँ या लाइन बना दूँ, तो दिस लाइन इज़ नोन एज कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड क्यों? क्योंकि देखो इसके लिए भी कॉर्ड है, ये देखिए, है ना, और इसके लिए भी कॉर्ड है, इधर से देखिए ये, तो दोनों के लिए कॉर्ड है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कॉमन कॉर्ड। अच्छा, यहाँ पर एक थ्योरम है 9th की, वो बता देता हूँ। अगर कोई कॉमन कॉर्ड है तो जाहिर सी बात है 2 सर्कल से मिलकर बनी है, तो अगर उस सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को मैं ऑब्जर्व करूं तो वो कॉमन कॉर्ड को इक्वली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है। इक्वली मीन्स बाइसेक्ट कर देता है परपेंडिकुलरली। तो ये भी थ्योरम मैं आपसे 9th क्लास में डिस्कस कर सकूँ, और वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को तो मैं इन शॉर्ट ऐसे बता दूंगा। फिलहाल 10th का अभी जो पोर्शन चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए आप। तो ये 4 टाइप के आपके क्या हो गए? सर्कल हो गए। अच्छा, सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। कि जैसे किसी सर्कल में व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, कर्व्ड पाथ की जो लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। वो और सेंटर के बारे में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, रेडियस भी बता चुका हूँ। अच्छा, सर्कमफ्रेंस पे अगर आप कोई 2 पॉइंट लेते हैं तो 2 पॉइंट के बीच की जो कर्व लेंथ होती है उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। अब ये कॉर्ड छोटी है तो इसे माइनर कॉर्ड सॉरी इसको हम बोलेंगे आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? आर्क। तो ये छोटी है तो इसे हम बोलेंगे माइनर आर्क, ये बड़ी लेंथ है तो इसे बोलेंगे मेजर आर्क। और A और B आर्क को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। और कॉर्ड हमेशा सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है जिसे हम बोलते हैं सेगमेंट। तो इसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। और भी रिलेटेड टर्म्स है, देखिए अगर आप कोई कॉर्ड सेंटर से होती हुई बनाएंगे तो वो डायमीटर होगा, और वो डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमेशा क्या कहलाती है? डायमीटर कहलाती है। ठीक है। अब एक और टर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्क लिया AB, इस AB के एंड पॉइंट से अगर आप सेंटर को ज्वाइन करते हैं
तो ये एरिया जो कवर करता है दिस इज़ नोन एज सेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ये छोटा सेक्टर है तो इसलिए माइनर सेक्टर, और ये वाला क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आप यहाँ से मतलब क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो डायमीटर जो होता है सर्कल को इक्वली डिवाइड कर देता है, तो इसे सेमी सर्कल बोलेंगे, इसे भी क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। इसके बाद इतने सारे टर्म क्लियर करने के बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक्चुअल में 10th का पोर्शन है, व्हाट आर टेंजेंट्स। टेंजेंट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको 3 फिगर बना के देता हूँ। ये सेंटर C1 है, ये एक लाइन है ए, और ये एक सर्कल है, इसका सेंटर C2 है, और एक ये लाइन है L, और ये है M। एक और सर्कल है जिसका सेंटर C3 है, और ये लाइन है N, L M N। तो देखिए इनमें तीनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, दिख रहा है साफ। तो वो लाइन, अच्छा लाइन क्या होती है, लाइन वो होती है जिसमें 2 एंडलेस पॉइंट होते हैं, मतलब ये आगे मूव कर सकती है, ये भी आगे मूव कर सकती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट आप फिक्स कर देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। और रे क्या होता है, एक पॉइंट इसका एंड पॉइंट होगा और दूसरा एंडलेस होगा। जैसे सन हो गया, सन रेज होती तो सन से एक एंड पॉइंट हो गया, और यहाँ से कहाँ तक जाएगी सन रे, नो आइडिया, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चली जाएगी, तो इसलिए हम इसको रे बोलते हैं। तो देखिए अगर कोई लाइन सर्कल को किसी पॉइंट पे टच नहीं करती है तो ये लाइन ही रहेगी, और इसका नाम मैं दे सकता हूँ नॉन टेंजेंशियल लाइन। इसका नाम क्या होगा, नॉन टेंजेंशियल लाइन। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है तो इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंड। सीकेंड वो लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है या टच करती है, और जो लाइन सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि टेंजेंट बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, तो एक ही पॉइंट चाहिए। वो चाहिए कहाँ पर, सर्कल पे चाहिए। तो सर्कल पर आपके पास कितने पॉइंट होते हैं, अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो सर्कल पर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह कितनी टेंजेंट आप बना सकते हो, इनफाइनाइट टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, तो आप बोल देंगे इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। तो टेंजेंट जिस पॉइंट पर टेंजेंट होती है लाइन, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कॉमन होता है, सर्कल पे भी होता है और लाइन पर भी होता है। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि ये कोई सर्कल है, प्लेन में बना हुआ है, इसका सेंटर O है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास किसी पॉइंट की 3 सिचुएशन हैं। एक पॉइंट जो है वो सर्कल पे है, और वही पॉइंट एक बार जो है सर्कल के अंदर है, और वही पॉइंट एक जो है वो सर्कल के बाहर है। तो तीनों केस में आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट P सर्कल पर है तो हम 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, केवल एक ही टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर सर्कल के अंदर है कोई पॉइंट तो उससे जाने वाली कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। और अगर वही पॉइंट बाहर है सर्कल के तो आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट क्या कर सकते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये थ्योरम भी है कि सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से या एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो आप बोलेंगे 2, और वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थ्योरम है, ये थ्योरम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद टेंजेंट से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे टीचर्स तक को कन्फ्यूज़न होता है कि हम इसको किस तरीके से मतलब लिखें। देखिए इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, कोई ध्यान नहीं देता है इन चीज़ों पे, बट यही कॉन्सेप्ट होते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अब ये कोई सर्कल है, अब सर्कल को अगर कोई लाइन टच करती है एक सिंगल पॉइंट पर, वो लाइन L ले ली मैंने, तो ये इसका सेंटर है, ये लाइन L क्या है, टेंजेंट है, बट इसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए लोग सोचते हैं कि ये पूरी लेंथ होगी, नहीं, ये रॉन्ग है। पहले आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए कहाँ पर है, M।
हमेशा टेंजेंट की लेंथ जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ली जाती है और आइदर साइड ली जाएगी, या तो इधर ले लो या फिर इधर ले लो। अब यहाँ से आप लेंथ ऑफ टेंजेंट जब कंसिडर करेंगे तो या तो आप इधर कोई पॉइंट ले लो या इधर ले लो। मैंने इधर पॉइंट ले लिया C, या फिर पॉइंट ले लो A। तो यहाँ पर जो MA है उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे इसे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है ये सीखना, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। देखिए ये तो लाइन है, लाइन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है, किधर भी जा सकती है, बट लेंथ हमेशा फिक्स होती है और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर आइदर साइड पर आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद सबसे पहली थ्योरम 10th क्लास की वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वो थ्योरम नंबर 1 जो होती है 10th क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि हम इसको किस तरह से प्रूफ करें, और इसका पता है मेन रीज़न वही है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आपको 9th क्लास के सर्कल की नॉलेज नहीं है। पहले आप वो नॉलेज लीजिए तभी ये आपको थ्योरम से या क्वेश्चंस वगैरह समझ में आएंगे। तो देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 1, इसमें सिर्फ 2 ही थ्योरम हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या है, किसी भी सर्कल में अगर कोई टेंजेंट है, क्या यार टेंजेंट ही नहीं बन रहा, किसी भी सर्कल पर ये बन गया टेंजेंट। किसी भी सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, M मान लो, और ये लेंथ कौन है, इसकी लेंथ नहीं बोलेंगे, टेंजेंट कौन है, L है। तो थ्योरम ये कहती है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। थ्योरम ये है कि किसी सर्कल पर जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, बट रेडियस कौन सी वाली, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन के क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। फिर से समझ लीजिए थ्योरम क्या है, टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आपको प्रूफ करना है। अब इसके प्रूफ में बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करें। तो इसका देखिए, सबसे पहले आप प्रीवियस नॉलेज पे जाएंगे। देखिए 9th क्लास के अंदर एक थ्योरम है कि किसी पॉइंट की किसी लाइन से कितनी डिस्टेंस हो सकती है, आंसर है इनफाइनाइट, बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है वो चाहिए, और शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा पॉइंट से लाइन पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब ये चीज़ प्रूफ करने के लिए देख लीजिए, ये मैंने ले लिया Q। अगर आप ये वाले ट्राइंगल में देखेंगे और ये ऑलरेडी आप 90 डिग्री मान लो, तो ये हमेशा क्या आना चाहिए, शॉर्टेस्ट आना चाहिए। तो देखिए कैसे, तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल M प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल M कितने डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल O प्लस एंगल Q किसके बराबर हो गया, 90 के बराबर। अब यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ये अकेला 90 डिग्री है। तो अगर आप ये एंगल देखेंगे तो ये एंगल 90 से छोटा होगा, मीन्स एंगल Q इज़ लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम ही 90 है, तो 90 से तो छोटा होगा ही है। इसका मतलब एंगल Q लेस देन एंगल M। और ये थ्योरम है कि अगर लेस हैं या इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी करस्पॉन्डेंस वैसे ही होंगी। तो एंगल Q के सामने की साइड कौन है, OM, लेस देन होगा M के सामने का OQ। कहने मतलब OM इज़ द शॉर्टेस्ट देन OQ। इसी तरह आप ये वाली लाइन लेंगे R, तब उस केस में OM इज़ ऑल्सो लेस देन OR। इस तरह आप ये वाला पॉइंट लेंगे तो ये वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी, मीन्स OM क्या होगा, छोटा होगा किससे, OS से। तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि OM इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यही थ्योरम का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देखिए इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है M, ये कॉमन पॉइंट है, मतलब ये सर्कल पर भी है और लाइन पर भी है। इसके अलावा, फिर से सुन लीजिए, इसके अलावा अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो वो सिर्फ लाइन पर होगा, सर्कल पर। अब अगर आप यहाँ पर भी लेंगे तब भी वो ये माना जाएगा लाइन पर है, सर्कल पर नहीं है। तो अदर देन M अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो हमेशा लाइन पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई नहीं करेगा। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ, Q पॉइंट ले लेता हूँ। अब जरा आप इमेजिनेशन करिए, ये देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये वही वाली बात तो आ गई कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से
ये वाली डिस्टेंस आगे देखो ओ क्यू, तो यहाँ पर ओ एम क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, सर्कल बना देता हूँ और इसके अंदर आपको देखिए किस तरह से इसको प्रूफ करना है। वेरी सिंपल, अब आपको इजी लगेगा थोड़ा ये। पहले हम लिखेंगे कि कोई एक पॉइंट लेंगे क्यू अदर देन एम, तो डेफिनेटली दैट पॉइंट लाइज ऑन ओनली टेंजेंट। तब यहाँ से आप ओ क्यू को मिलाएंगे, तो ओ क्यू को जब मिलाते हो तो सर्कल पर ये मान लो ई पर कट करता है। तो आप नोटिस करिए कि ओ एम और ओ ई आपस में क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो इतनी सी ये लेंथ जो है ये इससे बड़ी है, तो इसका मतलब ये लेंथ क्या हो गई, इससे बड़ी हो गई। अगर आप और कोई पॉइंट लेंगे तब उस केस में भी देखो ये और ये ओ एफ ओ ई ओ एम बराबर है ये, तब उस केस में ये लेंथ इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जितना आप दूर जाएंगे तो ये सेंटर ओ से इन पॉइंट्स की डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती जाएगी और जितना करीब आएंगे छोटी होती जाएगी। सिर्फ ओ एम ऐसा होगा जो शॉर्टेस्ट होगा। इस साइड में भी यही कंडीशन लगेगी, तब हम कह सकते हैं कि ओ एम इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर ये शॉर्टेस्ट है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर शॉर्टेस्ट है तो 100% ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि 90 होगा तभी तो शॉर्टेस्ट आ रहा है ये। तो बस यही रीज़न है कि आप लोगों को समझ पे नहीं आता है। 9th क्लास का आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ मस्ट एंड मस्ट, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, गिवन के अंदर लिखेंगे आ सर्कल विद सेंटर हो टेंजेंट एल। टू प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे, टू प्रूफ ये लिखेंगे कि एल इज़ परपेंडिकुलर टू एम। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, ज्वाइन द रेडियस ओ एम। उसके बाद मैं सीधा कराता हूँ आपको प्रूफ, आप लिखते जाइए, मैं लिखता जा रहा हूँ, बोलता भी जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए इसके अंदर। तो हम लिखेंगे टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन अ या टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन एम विच लाइज ऑन टेंजेंट। जो किस पर लाई करेगा, टेंजेंट पे, सर्कल पे लाई नहीं करेगा, टेंजेंट पे लाई करेगा। लिखेंगे ज्वाइन ओ क्यू विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट ई। आप अपनी मर्जी से भी बहुत बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, बट इन शॉर्ट आप लिख लीजिए। देन ओ ई किसके बराबर होगा, ओ एम के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की क्या है ये, रेडियाई हैं। ओ ई और ओ एम आपस में क्या है, बराबर है। सो देयरफॉर ओ क्यू को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ, ओ ई प्लस ई क्यू, और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ई किसके बराबर है, ओ एम के। तो इससे क्या पता चला कि ओ एम ओ क्यू में क्या रिलेशन होगा। देखो ओ एम में इतना जोड़ रहा है तब ओ क्यू के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ओ क्यू बड़ा है, ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ एम, ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ एम, और ओ एम इज़ लेस देन ओ क्यू। ओ एम ओ क्यू से क्या है, छोटा है। तो सिमिलरली फॉर अदर पॉइंट लेट आर, कोई दूसरे पॉइंट आर के लिए ले लो, ओ एम इज ऑल्सो लेस देन ओ आर। इस तरह से आप कितने पॉइंट ले सकते हैं, बहुत सारे, बट आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तब हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम द center O is shortest than the distance of other point on the tangent from the center. Therefore, by theorem, shortest distance
of a point from the line always perpendicular, therefore L is perpendicular to OM। ये इसका एग्जैक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसका क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। मैं फिर से एक शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूँ। आप क्या करिए, आप सीधा सिंपल फिगर बनाइए, कोई पॉइंट लीजिए, मान क्या लीजिए, तो एम केवल एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल पे भी लाइन पे भी। इसके अलावा अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो वो हमेशा एम से डिफरेंट आएगा, सर्कल पे नहीं आएगा। तो कुछ ना कुछ लेंथ उसकी बड़ी होगी। तो जब ये लेंथ बड़ी होगी तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लेंथ ओ एम क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। और शॉर्टेस्ट होगी तो शॉर्टेस्ट लेंथ हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बस इतना सा लिखना है आपको। इसके बाद हम सेकेंड थ्योरम पर आते हैं, थ्योरम नंबर 2। ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बट इस बार के लिए ये थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार ये वाली थ्योरम आएगी एग्ज़ाम में, आप ये बात नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करिए। लिखना सीखिए इसके बारे में कि किस तरह से इसको लिखेंगे। ये समझ में आ जाएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको एक सिंपल वे में आप लिख सकते हैं इसको। और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट्टाफिकेशन से मैथ्स नहीं आती है। रट्टाफिकेशन खाली दिमाग को जो है कुंद कर देता है। देखिए थ्योरम 2 क्या है, अगर किसी सर्कल में, यहाँ से देखिए, अगर किसी सर्कल के बाहर आप कोई पॉइंट लेते हैं P, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी यहाँ पर, PA PB, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेते हैं हम यहाँ तक, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि लेंथ ऑफ PA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PB आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। देखो थ्योरम लिखने का एक मेथड होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन में लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर हो P एंड PB आर द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, दैट इज P से किस पर ड्रॉ किया है मैंने, सर्कल पे। प्रूफ क्या करना है, PA इज इक्वल टू PB। इसमें हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन देखिए, ज्वाइन OA OB एंड OP। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ज्वाइन OA OB एंड OP, इनको सबको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ। देखिए इसके 2 मेथड है प्रूफ करने के। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्ग्रुएंसी मेथड कराता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी मेथड क्या है, इधर देखिए, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। ये टेंजेंट है, रेडियस है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। सो देयरफॉर देखिए, इसके सामने की ये साइड, इसके सामने की ये साइड कॉमन है, और ये एज अ हाइपोटेनियस की तरह शो हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस OP इज इक्वल टू हाइपोटेनियस OP, इसको हम बोलेंगे कॉमन साइड। ज्योमेट्री में रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना गलत माना जाता है। हाइपोटेनियस OP इज इक्वल टू हाइपोटेनियस OP, और OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की क्या है ये रेडियाई हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। देखो फिर से वही बात आ गई, 9th क्लास का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप फंसेंगे हमेशा हर जगह। देखो कि अगर 2 राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस और वन ऑफ द साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। अब यहाँ से ये RHS थ्योरम लग गई यहाँ पर, तो इससे क्या हुआ, बाकी के पार्ट्स भी सब इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कुछ लोग इसे बोलते हैं चाय पियो कब तोड़ो, आपको जो तोड़ना है फोड़ना है फोड़ो, फिलहाल ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, PA इज इक्वल टू PB। यहाँ पर ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ APB, ये भी बोल सकते हैं नोट के अंदर। फिलहाल ये थ्योरम हो गई आपकी। ये कॉन्ग्रुएंसी मेथड होता है, वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। अब इसका मैं दूसरा मेथड आपको कराता हूँ। देखिए सेकंड मेथड क्या है इसका, वो भी वैलिड है, आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, कोई इशू नहीं है, बट एक
नॉलेज होना चाहिए आपको कि किस तरह से आप इसे, क्योंकि जो मेथड मैं कराने जा रहा हूँ उससे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं उस मेथड से। देखिए हमें मालूम है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के इज इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। देखिए राइटिंग ऐसा ही है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिए थोड़ा सा। ये 90 डिग्री हो गया, तो पहले ट्राइंगल लीजिए आप, ट्राइंगल PAO, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस कैसे लगेगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PBO में देखिए इसके सामने की 90 की साइड OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप रीज़न लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। सो देयरफॉर PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अगर किसी साइड का स्क्वायर या किसी नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल है तो नंबर भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो PA इज इक्वल टू PB, हैंस प्रूफ। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। दोनों मेथड बहुत इजी हैं, दोनों मेथड से आप थ्योरम को याद कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक आपका ये 10th क्लास का पोर्शन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस भी आप प्रूव कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस के वीडियोस जो हैं मैं सेपरेट बनाऊंगा। इसमें सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन चलेगा और इंट्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आएगा सर्कल का, तभी इसके क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हैं। अब मैं फटाफट 9th की जितनी थ्योरम है मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए, प्रूफ नहीं करा रहा, प्रूफ आपको 9th क्लास के अंदर ही मिलेंगे। जैसे थ्योरम नंबर 1, अगर किसी सर्कल में सेंटर से किसी कॉर्ड AB पर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को इक्वली क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, मतलब AM इज इक्वल टू BM, पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम, इसका कन्वर्स, अगर कोई लाइन सेंटर से होती हुई किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो लाइन 100% क्या होगी, उस पर परपेंडिकुलर होगी। तीसरा थ्योरम देखिए, अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। कहने का मतलब OM किसके बराबर, ON के, इक्वल कॉर्ड्स की सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। चौथा थ्योरम, इसका कन्वर्स थ्योरम को, थ्योरम नंबर 4, अगर सेंटर से किसी दो कॉर्ड्स की डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है तो वो दोनों कॉर्ड्स भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। मींस AB इज इक्वल टू किसके बराबर, CD के, अगर OM किसके बराबर है, ON के। तो ये थ्योरम आपको 9th क्लास के अंदर मेरे वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 में क्या है कि अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल AB एंड CD, सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड, थ्योरम है, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD तो सेंटर पे वो एंगल भी आपस में क्या करेंगे, इक्वल सबटेंड करेंगे। मींस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। क्वेश्चन थ्योरम नंबर 6 देखिए, इसका कन्वर्स, अगर सेंटर पे दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करती है तो दोनों कॉर्ड्स भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब AB इज इक्वल टू किसके बराबर, CD के। थ्योरम नंबर 7, ये सब 9th क्लास की थ्योरम्स हैं। थ्योरम नंबर 7 क्या है कि अगर किसी सर्कल में अगर आप कोई आर्क लेते हैं सर्कमफ्रेंस पे AB, तो ये आर्क दो जगह एंगल सबटेंड कर सकता है, एक सेंटर पे और एक ये आर्क रेस्ट ऑफ द आर्क पे कहीं पर भी एक एंगल सबटेंड कर सकता है। तो ये जो एंगल होता है ना APB, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस को इसका वर्टेक्स क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं इसे, इंस्क्राइब्ड एंगल। फॉर एग्जांपल ये क्या इंस्क्राइब्ड एंगल है, नहीं है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस को टच नहीं कर रहा है।
क्या ये इंस्क्राइब्ड एंगल है? नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच नहीं करता है। तो इसलिए इस थ्योरम को शॉर्ट में हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम भी बोलते हैं। और इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है वो सुन लीजिए कि किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है, एंगल ए पी बी, सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है, एंगल ए ओ बी। इस थ्योरम को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसके अलावा थ्योरम नंबर 7 देखिए। थ्योरम नंबर 7 क्या है कि किसी सर्कल में, मैं इधर समझा देता हूँ आपको, उधर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। देखें थ्योरम नंबर 8 देखिए। थ्योरम नंबर 8 में आप देखेंगे कि किसी भी सर्कल में आप जो आर्क ले रहे थे उस आर्क की लेंथ इतनी बढ़ा दो कि वो सर्कल को बराबर बराबर डिवाइड कर दे, मीन्स सेमी सर्कल में क्या कर दे, उसे डिवाइड कर दे। तब आर्क से बनने वाला एंगल ये एक्यूट एंगल था। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तब इस आर्क से रेस्ट ऑफ द आर्क पे बनने वाला एंगल मीन्स इंस्क्राइब्ड एंगल, इसका हाफ होगा तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसी से रिलेटेड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से रिलेटेड एक और थ्योरम है। अगर कोई आप आर्क लेते हैं ए बी, तो उस आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल तो ए ओ बी हो गई। रेस्ट ऑफ द आर्क पे अगर आप 2 एंगल बनाते हैं या 2 से ज़्यादा बनाते हैं, वो दोनों ही इंस्क्राइब्ड एंगल होंगे। तो ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहने का मतलब एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सभी एप्लीकेशन है किसके, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के। एक और एप्लीकेशन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। आप नंबरिंग दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट जितनी थ्योरम है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ थ्योरम नंबर 10 देखिए। 10 थ्योरम क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जाते हैं, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें ए बी सी डी चारों वर्टिसेस इसके सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? नहीं है, क्योंकि इसका ये वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच नहीं कर रहा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बट थ्योरम क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। थ्योरम ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, मींस उन दोनों का सम कितने डिग्री, 180 डिग्री। सिमिलरली ये भी होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक थ्योरम है। इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है कि अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कोई एक्सटीरियर एंगल लेते हैं तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है वो एडजेसेंट एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होती है। मीन्स अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। तो ये सब एप्लीकेशन किसकी हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के। तो थ्योरम नंबर आप अपने आप रिकॉल कर लीजिए कि 11th है या 10th है, जो भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो 9th क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है। देखिए एक थ्योरम होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, किसी भी सर्कल में अगर आप कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं ए बी, तो ये कॉर्ड जो होती है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है और इनको सेगमेंट बोलते हैं। अगर ये सेगमेंट R1 है तो इसका नाम क्या ले लो आप, R2। तो R1 का अल्टरनेट कौन है, R2। R2 का अल्टरनेट कौन है, R1। तब उस केस में आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनने वाले एंगल की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये एंगल या फिर ये एंगल। तो इस एंगल की वैल्यू किसके बराबर होगी, यही थ्योरम क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर ये एंगल R1 सेगमेंट में बन रहा है तो R2 सेगमेंट में बनने वाले किसी भी एंगल के बराबर ये एंगल होगा। मीन्स ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं y, तो R1 सेगमेंट पर कहीं पर भी बनने वाला एंगल, फॉर एग्जांपल Q, तो ये एंगल भी कितना होगा, y होगा। अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y। ज़रूरी नहीं है यहीं पर ही बने, आप ऐसे ही बना सकते हो। तब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस थ्योरम को हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो देखिए जहाँ जहाँ जैसे जैसे थ्योरम की ज़रूरत होगी आपको इन शॉर्ट पता होना चाहिए। और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप सिर्फ थ्योरम का एक फ़ोल्डर फाइंड करेंगे, उसमें आपको A to Z सर्कल से रिलेटेड, ट्राइंगल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स है आपको 1 by 1 वहाँ पर अपडेटेड मिलेंगी आपको। एक थ्योरम और होती है
कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल AB और CD किसी पॉइंट P पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तब CPPD का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, AP और PB के बराबर। ये भी एक थ्योरम है। तो इसका प्रूफ तो बहुत आसान है। देखो आप यहाँ से इसको ज्वाइन करके, और ये सेम आर्क पे बनने वाले हैं एंगल, तो सेम आर्क पे ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेम आर्क पे बनने वाले एंगल है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो जाएंगे कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल ACP इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBP बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। देखो ये सेम आर्क पे बनने वाले एंगल हो गए, ये एंगल और ये एंगल सेम आर्क पे बनने वाले एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो ये सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल। तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन DB इज इक्वल टू CP अपॉन BP इज इक्वल टू AP अपॉन DP। तो देखो यहाँ से आपको AC चाहिए नहीं क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन है, तो इसे हटा देंगे, तो ये लेंगे आप, तो ये हो गया CP, इन दोनों को ले लो आप। तो देखो CP क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू DP इज इक्वल टू AP इंटू PB, ये यहीं का यहीं सॉल्व हो गया। तो इस तरह से बहुत बहुत अच्छे थ्योरम्स हैं जो आपको 9th क्लास के अंदर सिखाई गई होंगे। इसके अलावा एक और थ्योरम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्कल के किसी बाहर पॉइंट से, ये 9th के अंदर नहीं है, ये 10th के अंदर है, बट NCERT के अंदर नहीं है ये। अगर एक कोई सीकेंट है आपके पास और एक कोई टेंजेंट है, देखिए थ्योरम क्या है, अगर एक सीकेंट है लाइन और एक क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट मान लो PT है, ये A है और ये क्या है, B है, तब उस केस में ये थ्योरम कहती है कि PT स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। ये भी बहुत आसान थ्योरम है और इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं भी यहाँ पर नहीं करा रहा। मेरे फोल्डर में, चैनल के फोल्डर में जाके आप देख सकते हैं थ्योरम्स में, वहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस तरह से लगभग 9th और 10th की थ्योरम मिलाकर अप्रॉक्स 15 या 16 थ्योरम है। अगर आपको थॉरोली नॉलेज होगी इन थ्योरम्स की, तब आपके लिए सर्कल बहुत ईजी पड़ेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग हैं और NCERT के क्वेश्चंस अलग हैं, हॉट क्वेश्चंस अलग हैं। वहाँ जाइए, विजिट करिए, लोगों में फॉरवर्ड करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।